कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दिया हुआ हो, ठीक है, और आपको मीटर पर सेकेंड में वैल्यू निकालना है, तो इसका सबसे अच्छा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी मदद से आप 1 सेकेंड में निकालेंगे। वो ये वाला आपको नहीं करना पड़ेगा कि 15/8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से आपको करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए 18 यहाँ लिखना है किलोमीटर पर आवर के सामने, और 5 यहाँ लिखना है मीटर पर सेकेंड के सामने, ठीक है। 54 किलोमीटर तक जाना है, तो यहाँ से देखिए आपको कितना दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपको किलोमीटर में दिया हुआ है और आपको मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो 18 से 54 में जाने में इसका मतलब क्या है कि ये 3 टाइम्स आपको दिख रहा है, ठीक है। 18 × 3 करेंगे तो 54 ही तो आएगा ना। तो यहाँ जितना टाइम्स आप कर रहे हैं, सिंपली 5 में भी उतना टाइम्स कर देना है। तो यही जो 54 किलोमीटर पर आवर आपका वैल्यू था, इसी का वैल्यू आपको मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड आपको दिया हुआ है ट्रेन का। दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। सबसे पहले मैं उन सभी दोस्तों को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिनका भी इस बारी IBPS RRB PO का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। उन सभी को सबसे पहले हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। और जिनका न भी निकला है वो भी डिसहार्टेड ना हो, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका मेंस का एग्ज़ाम जो है 25 सितंबर को होने वाला है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी एज है, काफ़ी आसान होगा, बट जो थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि डाटा इनइक्वलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, सिंपली आपको क्या करना होता है कि एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, उसकी मदद से आपको बताना होता है कि क्वांटिटी 1 का जो वैल्यू है वो क्वांटिटी 2 से ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या फिर लेस देन इक्वल टू होगा, या फिर वो दोनों इक्वल वैल्यू होगा। तो इसी को जस्ट आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो डाटा इनइक्वलिटी जो मैथ में पूछा जाता है कुछ नहीं है, ये सिंपली क्या है, एक अप्रोच है, एक मेथड है क्वेश्चन को पूछने का, ठीक है। ये कोई पार्टिकुलर चैप्टर नहीं है, ये क्या है कि बहुत सारे मैथ के चैप्टर का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपका टाइम एंड वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख चुके हैं। अब आइए समझते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना चाहिए। तो देखिए जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़ रहे होंगे और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि P वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज Q, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एफिशिएंसी दिया हुआ है तो इसको अगर हम लोग नोट डाउन कर लें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि P का एफिशिएंसी जो है Q से ट्वाइस है, यानी दोगुना है, यानी Q अगर 1 है तो P आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे पर ये लिख रहा है कि वेयर एज P एंड Q टुगेदर कैन वर्क 3 टाइम्स एज फास्ट एज R, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि P और Q का जो एफिशिएंसी है दोनों को मिला दें तो R से ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यानी R अगर 1 टाइम्स वर्क कर रहा है तो इसका P और Q का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब आगे पढ़िए, आपको लिख रहा है कि P, Q एंड R टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 5/2 डेज, ठीक है। यानी P, Q, R जो है तीनों मिल के अगर वर्क करता है तो 5/2 डेज में वर्क करता है। तो यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन में ये दिया हुआ था, इतना सारा बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी 1 और 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करें, उससे पहले थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ जो आपको इफिशियंसी दिया हुआ है P और Q का, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि P और Q दोनों का जो एफिशिएंसी है वो 3 है और R का जो है सो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसी दोनों से ले तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। P और Q दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ दें तो 2 और 1 को ऐड कीजिएगा, 3 हो जाएगा। तो यही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि P और Q का एफिशिएंसी 3 है और R का 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, अगर इसको आप इंडिविजुअली लिखें तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तीनों के एफिशिएंसी को एक ही रेशियो में हम लोग कंबाइन कर रहे हैं तो लिख सकते हैं ना, जब P का 2 था Q का 1 था तभी तो P प्लस Q होके ये 3 हो गया ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, P का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा और Q का 1 हो जाएगा और R का भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि इंडिविजुअली जो है आप P, Q, R का एफिशिएंसी यहाँ से आराम से आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला एक होता है कि
डे इंटू इफिशियंसी करते हैं तो ये वर्क का वैल्यू देता है। ठीक है, अगर आपने कहीं और पढ़ा होगा तो आपको ये बात मालूम होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इफिशियंसी के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, टाइम एंड वर्क वाला। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इफिशियंसी को समझाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप समझ चुके हैं कि डे इंटू इफिशियंसी जो है आपको वर्क का वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि PQR जो है तीनों मिल के 15/2 डेज में टोटल वर्क आपका कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे डे कितना है, 15/2 दिया हुआ है। ठीक है, ये PQR तीनों का आपको डे दिया हुआ है कि PQR अगर तीनों मिल के काम करता है तो 15/2 डेज में जो है वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो टोटल वर्क हो गया PQR तीनों का, और तीनों का इफिशियंसी मिलाकर जो है इफिशियंसी कितना होगा, तो देखिए P का 2 है, Q का 1 है, R का भी 1 है, तो PQR तीनों का अगर इफिशियंसी लें तो 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और यही जो है आपका वर्क का वैल्यू हो गया टोटल वर्क का। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया, 30 यूनिट आ गया। ठीक है, यानी PQR जो है टोटल वर्क करता है, कितना यूनिट करता है, तो 30 यूनिट वर्क जो है PQR तीनों मिल के करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जितना इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था उसके हेल्प से हम लोगों ने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब आपका काम काफ़ी आसान हो गया, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिंपली अब हम लोग क्वांटिटी 1 को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वांटिटी 1 में आपको दे रखा है कि टाइम टेकन बाई P एंड Q। ठीक है, टाइम टेकन बाई P एंड Q टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, इसका आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 का हम लोग वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए P और Q का आपको टाइम पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा। P और Q अगर काम करते हैं एक साथ तो टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए टोटल वर्क आपका कितना है, 30 यूनिट है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे जिसका भी हमको पूछ रहा है टाइम टेकन, यानी P और Q का पूछ रहा है। ठीक है, तो P और Q दोनों का अगर हम लोग देखें तो 2 + 1 करेंगे, कितना होगा, 3 यूनिट पर डे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से P और Q का जो इफिशियंसी है वो कितना है, 2 + 1 3 है, यानी 3 यूनिट पर डे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 डेज जो है P और Q दोनों मिल के करता है तो 10 डेज में इस वर्क को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, यहाँ यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, डे ऊपर चला जाएगा, यानी 10 डेज जो है आपका क्वांटिटी 1 का वैल्यू आता है। ठीक है, यानी P और Q दोनों मिल के काम करता है तो 10 डेज में कर सकता है। तो ये तो आपका क्वांटिटी 1 का वैल्यू आ गया। आप सिंपली क्वांटिटी 2 का वैल्यू निकाल के आपको कंपेयर कर देना है दोनों में और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वांटिटी 2 में आपको लिख रहा है कि टाइम टेकन बाई Q एंड R। ठीक है, टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, यानी Q और R इसी काम को करता है। ये जो 30 यूनिट वर्क है इसको अगर Q और R करता तो इसको कितना समय लगता है, यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर Q सेकेंड क्वांटिटी का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो इसमें आपको क्या कर रहा है कि Q और R इस काम को अगर मिल के करता तो कितने दिन में होता। तो टोटल वर्क आपका कितना है, 30 यूनिट का वर्क है। ठीक है, और Q और R का इफिशियंसी कितना है, तो Q यहाँ है, R यहाँ है। Q का भी इफिशियंसी 1 है और R का भी इफिशियंसी 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 यूनिट पर डे जो है Q और R का इफिशियंसी है। ठीक है, तो टोटल वर्क में जब आप Q एंड R की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि Q और R जो है मिल के दोनों इस 30 यूनिट वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको काटिए तो 15 बार में कटेगा, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, यानी 15 डेज आपका आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वांटिटी 1 का जो वैल्यू है आपको 10 डेज दिया हुआ है और क्वांटिटी 2 का जो वैल्यू है वो 15 डेज है। ठीक है, तो जब वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि क्वांटिटी 2 जो है क्या है, ग्रेटर देन है क्वांटिटी 1 से। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। अगर आपको टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे पूरा कमांड है तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। और याद रखिए ये सब जो आपका चैप्टर है यहाँ से जो क्वेश्चन होता है 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन दे देता है और आपको थोड़ा सा अच्छा से पकड़ है इस चैप्टर पे तो बिल्कुल यहाँ से आप 4-5 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए इसमें आपको क्या लिख रहा है कि अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे लिख रहा है कि क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड्स। ठीक है, एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड्स।
ठीक है। तो इतना आपको इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, यानी आपको क्या दे रहा है कि एक ट्रेन जो है ट्रेवल करता है 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म को जो है 25 सेकेंड्स में वो क्रॉस कर लेता है, जबकि एक मैन को जो है वो कितने सेकेंड में क्रॉस करता है, तो 12 सेकेंड में क्रॉस कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, इसमें काफ़ी कुछ वैल्यू दिया हुआ है, सबसे पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद आपको क्वांटिटी 1 में दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको निकालना है, और सेकेंड क्वांटिटी में आपको दिया है कि लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालना है, ठीक है। दोनों का वैल्यू आपको निकालना है, तब जाके आपको कंपेयर करना है। सिंपली यही आपको करना होता है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताना स्टार्ट करूं कि एक्चुअली इसमें क्या करना है, लेकिन इससे पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दिया हुआ हो, ठीक है, और आपको मीटर पर सेकेंड में वैल्यू निकालना है, तो इसका सबसे अच्छा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी मदद से आप 1 सेकेंड में निकालेंगे। वो ये वाला आपको नहीं करना पड़ेगा कि 15/8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से आपको करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए 18 यहाँ लिखना है किलोमीटर पर आवर के सामने, और 5 यहाँ लिखना है मीटर पर सेकेंड के सामने, ठीक है। 54 किलोमीटर तक जाना है, तो यहाँ से देखिए आपको कितना दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपको किलोमीटर में दिया हुआ है और आपको मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो 18 से 54 में जाने में इसका मतलब क्या है कि ये 3 टाइम्स आपको दिख रहा है, ठीक है। 18 × 3 करेंगे तो 54 ही तो आएगा ना। तो यहाँ जितना टाइम्स आप कर रहे हैं, सिंपली 5 में भी उतना टाइम्स कर देना है। तो यही जो 54 किलोमीटर पर आवर आपका वैल्यू था, इसी का वैल्यू आपको मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड आपको दिया हुआ है ट्रेन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिया हुआ था, इस मेथड के थ्रू आप काफ़ी आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे, उतना आपको 15/18 और 18/15 करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि इंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पे निकाला कि ट्रेन का जो स्पीड है, ठीक है, ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना हमने निकाला है, 15 मीटर पर सेकेंड का इसका स्पीड है, ठीक है। और यहाँ पे दे रहा है कि प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड्स में क्रॉस करता है। देखिए जब भी आपको प्लेटफॉर्म दिया रहे कि प्लेटफॉर्म को वो इतने सेकेंड में क्रॉस करता है, तो सिंपली आप समझ जाइए कि यहाँ पे ट्रेन अपना लेंथ भी कवर करता है, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है, दोनों का जो डिस्टेंस होता है, दोनों को वो कवर करता है, ठीक है। यानी जहाँ भी प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करेगा एक ट्रेन, इसका मतलब समझना है कि दोनों का डिस्टेंस आपको लेना होता है, ट्रेन का भी और प्लेटफॉर्म का भी, ठीक है। तो देखिए इसका कहने का मतलब है, अगर ट्रेन के लेंथ को टी से डिनोट करें और प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को पी से अगर हम लोग डिनोट करें, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, और यहाँ से निकालें तो देखिए आप जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस का वैल्यू होता है। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे तो इसके लिए वैल्यू दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड, और 25 सेकेंड में ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा था। तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 15 × 5 = 75, 7 कैरी 15 दूना 30, यानी 375 जो है आपका वैल्यू आ जाएगा मीटर में, ठीक है। तो ये आपका निकल गया ट्रेन और आपका प्लेटफॉर्म का जो डिस्टेंस था, इसका वैल्यू निकल गया। अब देखिए दूसरा यहाँ पे लिख रहा था कि एक ट्रेन जो है एक मैन को क्रॉस करता है जो कि उसी प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। तो जब भी एक ट्रेन किसी आदमी को अगर वो क्रॉस करता है, तो इतना ध्यान रखिए कि ट्रेन जो है अपने लेंथ को ही सिर्फ कवर करता है, ठीक है। मैन जो होता है उसके रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो मैन का जो डिस्टेंस है उसको नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है। यानी आपको सिंपली ध्यान रखना है कि जहाँ भी प्लेटफॉर्म बोलेगा तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों के डिस्टेंस को ऐड करके आपको यूज करना है, और जहाँ भी मैन बोलेगा उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेन का ही डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। यानी मैन को वो क्रॉस कर रहा है 12 सेकेंड में, इसका मतलब कि ट्रेन का जो आपका लेंथ है यहाँ से आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ट्रेन के लेंथ को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो 15 मीटर पर सेकेंड है ना ट्रेन का, तो 15 करेंगे और वो मैन को कितने सेकेंड में क्रॉस करता है, तो 12 सेकेंड में क्रॉस करता है, ठीक है। तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए 15 × 12 कितना होता है, 180 होता है, यानी 180 मीटर जो है आपका यहाँ से आंसर आ जाता है कि ट्रेन का जो लेंथ है 180 मीटर है।
तो देखिए इंस्ट्रक्शन से आपको इतना वैल्यू यहाँ पे मालूम चल गया है। सिंपली अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और देखें तो देखिए ट्रेन और प्लेटफॉर्म का यहाँ से डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 375 मीटर और अकेले ट्रेन का डिस्टेंस है 180 मीटर। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 में पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन का तो आपको मालूम है कि 180 है, यानी फर्स्ट क्वांटिटी का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया। सेकेंड क्वांटिटी में आपको लिख रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म का आपको सिंपली वैल्यू निकालना है, दोनों को कंपेयर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का जो डिस्टेंस है 375 मीटर है, जबकि अकेले ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो है आपका 180 मीटर। ठीक है, तो इसमें से सिंपली ट्रेन को माइनस करेंगे तो आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, 375 मीटर में से अगर आप माइनस करते हैं 180 मीटर तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपका, 195 आ जाएगा। ठीक है, तो 195 मीटर जो है ये जो है सो आपका प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली कंपेयर कीजिए तो ये जो है 180 जो था आपका क्या था ट्रेन का, यानी क्वांटिटी 1 का वैल्यू 180 आ गया और क्वांटिटी 2 का वैल्यू जो है सो 195 मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देख के आपको क्या मालूम चल रहा है, सिंपल सा बात है कि क्वांटिटी 2 जो है ग्रेटर है क्वांटिटी 1 से, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है। थोड़ा सा आपका कमांड रहेगा अच्छे से इस चैप्टर पे तो बहुत जल्दी बना लेंगे, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वांटिटी फर्स्ट में जो आपको लिख रहा है यहाँ पे ये लिख रहा है कि बाय सेलिंग 15 एप्पल अ सेलर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स। ठीक है, आगे लिख रहा है कि आपको कैलकुलेट हिज गेन परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए कहने का क्या मतलब है कि एक सेलर जो है 15 एप्पल को जो जब वो बेचता है तो उसका प्रॉफिट जो है 2 एप्पल के सेलिंग प्राइस के बराबर आता है। ठीक है, तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, यही आपको फाइंड आउट करना है क्वांटिटी 1 में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि देखिए यहाँ भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यहाँ भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट में भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि मान लेना होता है कि 1 एप्पल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1 रुपीज़ है। ठीक है, तो 15 एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 15 एप्पल का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो आपको कितना हो जाएगा, 15 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, आगे आपको लिख रहा है कि जो इसका गेन है यानी जो प्रॉफिट है वो क्या है कि 2 एप्पल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो 1 एप्पल का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपया है तो 2 एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 2 रुपया होगा, और यही 2 रुपया क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, यानी उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, इसी का जो 2 एप्पल का जो सेलिंग प्राइस होगा उसी के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो 2 एप्पल के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, यानी 2 रुपया मिलेगा। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूँ आपको, फिर से समझिए। 1 एप्पल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया हम लोगों ने माना है। ठीक है, तो 15 एप्पल का जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख रहा है कि जो इसको प्रॉफिट होता है 2 एप्पल के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एप्पल का सेलिंग प्राइस। तो 1 एप्पल का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपया है तो 2 एप्पल का कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एसपी मिल चुका है, यानी सेलिंग प्राइस मिल चुका है, प्रॉफिट मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको सीपी पता हो जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट है। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 15 - 2 कीजिए, यानी 13 रुपीज़ जो है आपका सीपी हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट अगर आप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी होता है। तो प्रॉफिट कितना है, 2 है, और सीपी कितना है, 13 है। इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 200/13। ठीक है, सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15.38% आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वांटिटी 1 का वैल्यू यहाँ से निकला है कि परसेंटेज प्रॉफिट का वैल्यू इतना है। ठीक है, ये जो है सो आपका क्या है, क्वांटिटी 1 का वैल्यू है। अब आइए हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो अब आइए हम लोग क्वांटिटी 2 में देखते हैं कि इसमें आपको क्या दे रहा है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि 25% प्रॉफिट इज गेन्ड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹625। ठीक है, आगे आपको पूछ रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹435। ठीक है,
यानी कहने का क्या मतलब है कि किसी आर्टिकल को वो जो बेचता है वो कितने में बेचता है, 625 रुपीज़ में बेचता है, और उसको प्रॉफिट कितना होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो एसपी आपको दिया हुआ है यहाँ पे 625 रुपीज़ का। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 25% का। तो यहाँ से सीपी हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100/125 हो जाएगा। 25 से ये कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, यानी यहाँ से सीपी आपका कितना आ गया, 500 आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹435 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए आपसे परसेंटेज लॉस पूछ रहा है कि परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा जब इसी आर्टिकल को 435 रुपीज़ में बेचा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 625 में बेच रहा था तो 25% प्रॉफिट हो रहा था, तो इसी आर्टिकल को अगर 435 में बेचता है तो इसको कितना लॉस होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सीपी आपको मालूम चल गया आर्टिकल का कि 500 रुपया जो है सो सीपी है आर्टिकल का। ठीक है, और बेच रहा है कितने में, 435 में, यानी नया जो इसका एसपी आपको दे रखा है वो कितना दिया है, 435 दिया है। ठीक है, तो देखिए सीपी आपका 500 था और इसको जब बेचता है तो कितने में बेचता है, 435 रुपीज़ में बेचता है, यानी डेफिनेटली यहाँ पे जो है आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कितना लॉस हो रहा है, इसमें से आप माइनस कीजिए तो 65 रुपीज़ का जो है आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज लॉस ही तो निकालना था ना, तो परसेंटेज लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस बाई सीपी। तो लॉस कितना है, 65। ठीक है, और सीपी कितना है, 500 है, इंटू 100 कर दीजिए। 5 से 65 कितने बार में कटेगा, 13 बार में, तो यहाँ से कितना हो गया, 13% जो है इसका परसेंटेज लॉस है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, क्वांटिटी 2 का वैल्यू निकल गया। तब आप कंपेयर कीजिए इस क्वांटिटी 1 में, इस क्वांटिटी 2 में और इस क्वांटिटी 1 में। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 का वैल्यू 15 है और क्वांटिटी 2 का वैल्यू 13 है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि क्वांटिटी 1 जो है ग्रेटर है क्वांटिटी 2 से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है, काफ़ी आसान हो जाएगा, आपको चैप्टर पे कमांड रहेगा और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर होता है, यहाँ से आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही आपको मेंस का क्वेश्चन इस चैनल पे मिलते रहेगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक रेगुलर बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलते रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और आप इस तरीके के नए नए क्वेश्चन को, ट्रिक्स को समझने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।